हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। आज हम सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र जीके एंड जीएस माइनर टेस्ट 02 जो कलाम की टेस्ट सीरीज है उसका ये पेपर सोल्व करेंगे। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए इसका, निम्न में परगनों में राजस्व वसूल का कार्य कौन करता है। इन्होंने पूछा है कि परगनों में राजस्व वसूल का कार्य कौन करता है। तो परगनों में इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 आमिल। आमिल है वो परगनों में राजस्व वसूल का कार्य करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। तो देख लीजिए इसका जो सॉल्यूशन है वो भी देख लीजिए। व्याख्या, परगने का प्रशासन आमिल है। आमिल परगने का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जिसका कार्य परगनों में राजस्व वसूल करना था। हाकिम है परगने का सर्वेसर्वा था जो परगने में शासकीय तथा न्याय संबंधी कार्य करता था। फौजदार है परगने का दूसरा सर्वोच्च अधिकारी जो पुलिस और सेना का अध्यक्ष होता था, परगने की सुरक्षा प्रबंध देखता था तथा थानेदार इसके अधीनस्थ था। पोतदार था, परगने का खजांची को पोतदार कहा जाता था। जो परगने के खजांची था उसको पोतदार कहा जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा आमिल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। इन्होंने पूछा कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वो सुमेलित नहीं है। इजारा भूमि मंदिर व पुजारियों व महंतों को दी जाने वाली भूमि नहीं होती है इजारा। तो और इसका पहला ऑप्शन देखिए इसका ऑप्शन पहला है संसन जागीर जो राजा द्वारा चारणों को दी जाती थी उसे सांसन जागीर कहा जाता था। ठीक है, सही है। अलूफाती जागीर राज परिवार की स्त्रियों को वह हेतु दी जाने वाली भूमि। तनख्वाह जागीर सैनिक सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि, यानी कि जो सैनिक अपनी सेवा देते थे उनको जो तनख्वाह मिलती, तनख्वाह की जगह सैनिकों को बदले में तनख्वाह के बदले में दी जाने वाली भूमि को तनख्वाह जागीर कहा जाता था। इसकी कुछ व्याख्या वो देख लीजिए। ये देखिए सांसन, ये ऐसी जागीर जो राजा द्वारा ब्राह्मण व चारण को अनुदान के रूप में दी जाती है। ठीक है, इसमें भी यही लिखा था, देखिए ब्राह्मण व चारण को के अनुदान के रूप में दी जाती है। ठीक है, और है अलूफाती जागीर, यह राज परिवार की स्त्रियों को जीवन काल में उनके व्यय के लिए दी जाती थी। आगे तनख्वाह जागीर, यह निश्चित सैनिकों के साथ सैनिक सेवा करने की शर्त पर जीवन काल के लिए दी जाती थी। अगला है पुण्य उदक या भोग जागीर, ब्राह्मणों मंदिरों और पुजारियों तथा महंतों को दी जाती थी। ठीक है, और इजारा भूमि है। इजारा भूमि ये ठेका अथवा आकबंदी के नाम से भी जाना जाता था। इसके अनुसार एक निश्चित परगना अथवा क्षेत्र से राजस्व वसूली का अधिकार सार्वजनिक नीलामी द्वारा उच्चतम बोली लगाने वाले को निश्चित अवधि के लिए दे दिया जाता था। यह इजारा भूमि है। अगला क्वेश्चन देखिए, सामंत को प्राप्त वह विशेषाधिकार जिसमें महाराजा द्वारा ताजिम के समय सामंत के कंधे पर हाथ रखकर हाथ को सामंत की छाती तक ले जाया जाता था, उसको क्या कहते थे? ले जाया जाता, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते थे हाथ कुरब। हाथ कुरब, इसकी व्याख्या देख लीजिए। 3 की व्याख्या है हाथ कुरब। महाराजा द्वारा ताजिम के समय कंधे पर हाथ रखकर हाथ को सामंत के छाती तक ले जाना हाथ कुरब कहलाता है।
और सिरोपाव सामंत को वस्त्र आभूषण व भेंट देना। सिरोपाव अनेक प्रकार के थे, जिसमें कपड़ों के साथ कुछ नगद राशि भी दी जाती थी। सबसे बड़ा सिरोपाव हाथी सिरोपाव था, जिसमें लगभग 1000 रुपये तक की नगद राशि दी जाती थी। पालकी सिरोपाव, घोड़ा सिरोपाव, सादा सिरोपाव आदि अन्य सम्मान थे। आगे अगला पॉइंट है मुगल प्रभुसत्ता स्वीकारने के बाद राजपूताने की शासन प्रणाली में नवीन प्रभावशाली अधिकारी तंत्र का जन्म हुआ, जो मुतस्दी वर्ग कहलाता था। आगे है अगला पॉइंट, बाह्य पसाव। ताजिम के वक्त महाराणा का कंधों पर हाथ रखना, ये ताजिम के वक्त महाराणा का कंधों पर हाथ रखना बाह्य पसाव कहलाता था। अगला पॉइंट है मतालबा। मारवाड़ में विजय सिंह के काल में यह कर 1000 की आमदनी पर 300 रुपये की दर से प्रारंभ किया गया। इसे कालांतर में रेक कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो इसमें नीमच के विद्रोह है 13 जून 1857, ये सम्मिलित नहीं है। बाकी एरनपुरा में विद्रोह है 21 अगस्त 1857 में हुआ, ये सही है। कोटा में विद्रोह है 15 अक्टूबर 1857 में हुआ। नसीराबाद में विद्रोह 28 मई 1857 में हुआ, पर इसमें नीमच विद्रोह है 13 जून 1857, ये नहीं हुआ, इसलिए ये सम्मिलित नहीं है। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए 4 की। एरनपुरा में विद्रोह 21 अगस्त 1857 में हुआ। नीमच में विद्रोह है 3 जून 1857 में, वहाँ 13 जून था, वो 13 जून को नहीं हुआ था। नीमच में 3 जून 1857 को हुआ था। कोटा में विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को हुआ। नसीराबाद में विद्रोह 28 मई 1857 को हुआ। देख लेते हैं दोबारा, एरनपुरा में विद्रोह 21 अगस्त 1857 में, सभी विद्रोह 1857 में हुए थे, पर डेट है वो अलग अलग है। एरनपुरा 21 अगस्त, नीमच विद्रोह 3 जून, कोटा विद्रोह 15 अक्टूबर और 28 मई नसीराबाद विद्रोह है। तो हम सीक्वेंस में देख लेते हैं। 28 मई को नसीराबाद विद्रोह हुआ, उसके बाद 3 जून को नीमच विद्रोह हुआ, उसके बाद 21 अगस्त को एरनपुरा विद्रोह हुआ और कोटा विद्रोह हुआ 15 अक्टूबर। ये सभी 1857 में हुए थे, तो ये हमने देख लिए हैं। नीमच 13 जून को नहीं था, ये 3 जून को था 1857 को, इसलिए वो सम्मिलित नहीं है। आगे है 1857 की क्रांति की असफलता के कारण था, क्या कारण थे असफलता के, वो बताना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, विद्रोह का असंगठित रूप, केंद्रीय नेतृत्व का अभाव, देसी राजाओं की अंग्रेजों के प्रति सहानुभूति, अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं 5वीं की। बिल्कुल उसके 4 ऑप्शन ही हैं, वो इसके सही हैं। देखिए, विद्रोह का असंगठित रूप था जो 1857 क्रांति असफल होने का कारण था। केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था, देसी राजाओं की अंग्रेजों के प्रति सहानुभूति, अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, ये सभी कारण थे। तो इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। 1857 क्रांति के असफलता के कारण राजस्थान के विद्रोहियों में आपसी एकता और संपर्क का अभाव था। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में अलग अलग समय पर क्रांति होने के कारण अंग्रेजों को विद्रोहियों से निपटने का अवसर मिला, क्योंकि हर जगह अलग अलग क्रांति हुई थी, तो उस दौरान अंग्रेजों ने एक से निपट लिया, तो एक कारण ये भी था। मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर आदि के नरेशों ने तात्या टोपे को किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया, क्योंकि जो मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर आदि जो रियासतें थी, उनके नरेशों ने तात्या टोपे को किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया, एक कारण ये भी था। राजस्थान के 18 रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था।
नेतृत्व के लिए जब मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया तो नेतृत्व प्रदान करने के बजाय उन्होंने शासकों के पत्र व्यवहार संबंधित सारे कागजात ही ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिए। अगला पॉइंट है, राजस्थान अनेक देशी रियासतों में बटा हुआ था, इसी कारण उसमें क्रांतिकारियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था। क्रांति के बाद टोंक तथा करौली की तोपों की सलामी में वृद्धि की गई। बीकानेर के मूल निवासी अमरचंद भाटिया ग्वालियर में व्यापारी थे। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति में अमरचंद भाटिया राजस्थान के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दी गई। वो पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा उनको फांसी दी गई थी। वो पहले व्यक्ति थे राजस्थान के। और अमरचंद भाटिया ने अपनी संपूर्ण संपत्ति तात्या टोपे को समर्पित कर दी थी। जो अमरचंद भाटिया थे उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति तात्या टोपे को समर्पित कर दी थी। उन्होंने लक्ष्मीबाई की भी आर्थिक सहायता की थी। अमरचंद भाटिया को राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहा जाता है। जो अमरचंद भाटिया है, ये क्वेश्चन बन सकता है, राजस्थान का दूसरा भामाशाह किसे कहा जाता है? अमरचंद भाटिया को राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहा जाता है। यह राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने फांसी दी गई थी। यह राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें फांसी दी गई। वो थे अमरचंद भाटिया, जो राजस्थान का दूसरा भामाशाह के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए यह सभी उसके कारण थे। अपनी व्याख्या भी देख ली है। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन। चार्ल्स मैकऑफ ने सर्वप्रथम किस राज्य के साथ मित्रता और सहयोग संधि की? करौली। जो चार्ल्स मैकऑफ ने सर्वप्रथम करौली राज्य के साथ मित्रता और सहयोग संधि की, तो इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं, देख लीजिए। लॉर्ड हेस्टिंग ने दिल्ली रेजिडेंस चार्ल्स मैकऑफ को राजपूत राज्य के साथ संधि करने का आदेश दिया। चार्ल्स मैकऑफ ने सर्वप्रथम 9 नवंबर 1817 को करौली राज्य के साथ मित्रता का सहयोग संधि की। उसके बाद 20 दिसंबर 1817 को कोटा महाराव उमेश सिंह ने अंग्रेजों से संधि की। तत्पश्चात क्रमशः जोधपुर ने 6 जनवरी 1818 को, उदयपुर ने 22 जनवरी 1818, बूंदी ने 10 फरवरी 1818, बीकानेर ने 21 मार्च 1818, किशनगढ़ ने 7 अप्रैल 1818, जयपुर ने 15 अप्रैल 1818, जैसलमेर ने 2 जनवरी 1819 के साथ संधि कर इन्हें अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया। यह था चार्ल्स मैकऑफ के राजपूत राज्यों के साथ संधि, जो किस समय की गई थी, वो सारी व्याख्या है इसमें। तो क्वेश्चन देखिए, चार्ल्स मैकऑफ ने सर्वप्रथम किस राज्य के साथ मित्रता और सहयोग संधि की थी? करौली के साथ। अगला क्वेश्चन है, गोविंदगिरी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? कंबोई। गोविंदगिरी है, उनकी मृत्यु किस स्थान पर हुई है? गोविंदगिरी की कंबोई में हुई है। तो इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। गोविंदगिरी का जन्म 20 दिसंबर 1858 में हुआ। 20 दिसंबर 1858 में गोविंदगिरी का जन्म हुआ। जन्म स्थान इनका बासिया बेड़सा या डूंगरपुर में हुआ। वंश इनका बंजारा था। प्रारंभिक पेशा था किसान, बाद में ये सन्यासी थे। इनके गुरु थे राजगिरी जी, बूंदी के गुरु थे इनके। इनकी प्रथम शिष्य है कुरिया सुरता गांव डूंगरपुर की। प्रथम धूनी छाणी डूंगरी। प्रमुख शिष्य पूजा धीर जी, इनकी प्रमुख शिष्य पूजा धीर जी। गतिविधि के अंदर बेड़सा डूंगरपुर। और प्रमुख संस्था संप सभा भगत पंथ, इनकी प्रमुख संस्था थी संप सभा व भगत पंथ। मृत्यु कंबोई गुजरात में। जो गोविंदगिरी की मृत्यु है कंबोई गुजरात में 30 अक्टूबर 1931 को ही गोविंदगिरी की मृत्यु कंबोई गुजरात में 30 अक्टूबर 1931 को। समाधि मंदिर इनका कंबोई गुजरात में है। प्रसिद्ध गीत इनका प्रसिद्ध गीत है अंग्रेजिया नी मानू रे नी मानू।
अंग्रेजिया नी मानू रे नी मानू इनका प्रमुख गीत था, प्रसिद्ध गीत है इनका। अंग्रेजिया नी मानू रे नी मानू ये इनका प्रसिद्ध गीत था। भगत आंदोलन पुस्तक वीके विशिष्ट लेखक हैं इनके। भगत आंदोलन एक पुस्तक है, उसके लेखक हैं वीके वशिष्ठ, इसके लेखक हैं। ये हमने देख लिया है। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, मेवाड़ पुरस्कार में शामिल 21 मांगों में से महाराणा ने किन मांगों को स्वीकार नहीं किया? तो वन संपदा संबंधित मांग, सूअरों के आतंक से निवारण संबंधित मांग, बैठ बेगार से संबंधित मांग, उपरोक्त तीनों, ये तीनों मांगों को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो इसकी 8 की व्याख्या देख लीजिए। 8 की व्याख्या है, तेजावत ने महाराणा के समक्ष 21 सूत्री मांग प्रस्तुत किए, जिसमें मेवाड़ की पुकार की संज्ञा दी गई। जो 21 सूत्री मांग प्रस्तुत किए उसको मेवाड़ की पुकार की संज्ञा दी गई। महाराणा ने 18 मांगों को स्वीकार कर लिया, मगर वन संपदा, बैठ बेगार व सूअरों से संबंधित मांगों को स्वीकार नहीं किया। तो ये तीनों ही 8 की जो तीनों ही हैं, देखिए ये तीनों ही 8 की, ये तीनों ही उन्होंने स्वीकार नहीं किया। देखिए वन संपदा संबंधित मांग, सूअरों के आतंक से निवारण संबंधित मांग और बैठ बेगार संबंधित मांग, ये तीनों ने स्वीकार नहीं किया। अगला है, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति की स्थापना की गई, बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में। 9 की व्याख्या देखते हैं। अप्रैल 1944 में मीणाओं का एक विशाल अधिवेशन नीमकथाना सीकर में संत मगन सागर जी की अध्यक्षता में हुआ। इस सम्मेलन में बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति स्थापित की गई। बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति स्थापित की गई। इस समिति में मंत्री राजेंद्र कुमार व संयुक्त मंत्री लक्ष्मी नारायण सरवाल को नियुक्त किया गया। समिति में 3 सूत्री कार्यक्रम रखा गया। चौकीदार प्रथा को समाप्त करना, चौकीदार प्रथा को समाप्त करना, एक तो ये था। एक था जरायम पेशा कानून को रद्द करने के आंदोलन करना, मीणा समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना। 1945 में मीणा सुधार समिति का श्री माधोपुर सीकर में सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में जरायम पेशा के विरोध में आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। जो जरायम पेशा के विरोध में आंदोलन करने का निर्णय लिया गया 1945 में मीणा सुधार समिति जो श्री माधोपुर सीकर में सम्मेलन हुआ था, उसमें 1945 में हुआ था। उसमें इसको जरायम पेशा को विरोध का आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। ये कुछ फैक्ट थे, वो हमने देख लिए। आगे देखिए, अगला ये हो गया 9वां। अगला क्वेश्चन 10 देखिए, किसान पंचायत के सरपंच जिन्होंने मेवाड़ दीवान के साथ मिलकर 1941 में बिजोलिया आंदोलन का पटाक्षेप करवाया। किसान पंचायत के सरपंच जिन्होंने मेवाड़ दीवान के साथ मिलकर 1941 में बिजोलिया आंदोलन का पटाक्षेप करवाया, वो थे किसान पटेल। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। 10 की व्याख्या देख लीजिए। दस की व्याख्या देख लिए। 1941 में मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचार्य ने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा तथा किसानों को उनकी शेष बची माल भूमि वापस सौंप कर सुलह की। इसमें किसान पंचायत के सरपंच किसान पटेल व कार्यकर्ता गणपत लाल वर्मा का भी अभूतपूर्व योगदान है। किसान पटेलों का और कार्यकर्ता गणपत लाल वर्मा का अभूत योगदान है। तो इसमें किसान पंचायत के सरपंच जिन्होंने मेवाड़ दीवान के साथ मिलकर 1941 में बिजोलिया किसान का पटाक्षेप करवाया, वो थे इसमें
किसान पटेल थे और एक गणपत लाल वर्मा। तो गणपत लाल का तो इसमें नाम ही नहीं है, तो किसान पटेल इसका आंसर होगा 10 का। अगला क्वेश्चन देखिए 11। 1932 में मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? अब यह 1932 में मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ? वो था डॉक्टर मोहम्मद हादी। डॉक्टर मोहम्मद हादी के नेतृत्व में 1932 में मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व प्रारंभ हुआ। तो हम इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। मेव किसान आंदोलन शुरुआत 1932 में हुई। मेव किसान आंदोलन की कारण क्या था? जंगली सूरों का आतंक, उच्च भूमिकर, ये दो कारण थे। जंगली सूरों का आतंक था, उच्च भूमिकर था। इसका परिणाम क्या था? अलवर महाराजा का राज्य से निकासन और अजीजुद्दीन बिलग्रामी समिति की सिफारिश लागू। नेतृत्वकर्ता कौन थे? मोहम्मद हादी, आसिम खान, गुलाम भीख नारंग। और संगठन कौन कौन से थे? अजूमन खादिम उल इस्लाम एक संगठन था, मोहम्मद हादी द्वारा स्थापित किया गया था। जो मोहम्मद हादी द्वारा स्थापित किया गया संगठन था अजूमन हादिम उल इस्लाम, जो मोहम्मद हादी द्वारा स्थापित किया गया। और दूसरा था जमीयत तबलीग उल इस्लाम। जमीयत तबलीग उल इस्लाम, ये इसके दो संगठन थे। और नेतृत्वकर्ता मोहम्मद हादी, यासीन खान और गुलाम बीग गुलाम बीग नारंग, ये तीनों इसके नेतृत्वकर्ता थे। शुरुआत 1932 में हुई। और इसका कारण क्या था? जंगली सूरों का आतंक व उच्च भूमिकर। परिणाम था अलवर महाराजा का राज से निष्कासन और अजीजुद्दीन बिलग्रामी समिति की सिफारिश लागू। ये इसके कुछ फैक्ट्स थे, यदि हमने देख लिए। तो इसमें था 1932 में मेव किसान आंदोलन के नेतृत्व में आरंभ हुआ। ये डॉक्टर मोहम्मद हादी के नेतृत्व में हुआ। अगला क्वेश्चन है कटराथल महिला सम्मेलन का आयोजन। जो कटराथल महिला सम्मेलन का आयोजन किस घटना के विरोध में किया गया? ये जो कटराथल महिला सम्मेलन का आयोजन है वो किस घटना के विरोध में किया गया? कटराथल महिला सम्मेलन का आयोजन सोतिया का बास दुर्व्यवहार। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। सोतिया का बास दुर्व्यवहार के संबंध में सोतिया का बास दुर्व्यवहार घटना के विरोध में कटराथल महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। इसकी कुछ व्याख्या देख लीजिए। सिरोट के ठाकुर मानसिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 को जाट महिलाओं ने कटराथल गांव में एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 10,000 स्त्रियों ने भाग लिया। जो कटराथल गांव में जो सम्मेलन हुआ था उसमें 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। 25 अप्रैल 1934 में जाट महिलाओं ने कटराथल गांव में किया था ये आंदोलन, ये सम्मेलन जो सिरोट के ठाकुर मानसिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में किया गया था। तो ये इसका कुछ फैक्ट्स हमने देख लिया। सोतिया इसका आंसर होगा। सोतिया का बास दुर्व्यवहार। अगला है 13 क्वेश्चन है बाल्टर कृत हितकारिणी सभा के उद्देश्य थे। जो बाल्टर कृत हितकारिणी सभा के उद्देश्य क्या थे वो है, तो इसमें है मृत्युभोज खर्च को नियंत्रण करना, ये भी था इसका। राजपूतों के वैवाहिक खर्च को कम करना, विवाह की आयु को निर्धारित करना। ये 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। तो इसकी तीसरे की व्याख्या देख लेते हैं। बाल्टर का हितकारिणी सभा, यह सभा का गठन इस सभा का गठन करता बाल्टर था। उसने अक्टूबर 1887 को राजस्थान के प्रत्येक राज्य में पॉलिटिकल अधिकारियों के पास एक गस्ती पत्र भेजा, उसमें उनको अपने यहाँ से एक अधिकारी, एक चारण तथा एक सामंत भेजने को लिखा। मार्च 1888 ईस्वी में भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा के अलावा सभी राज्यों के प्रतिनिधि अजमेर में एकत्रित हुए। पर 10 मार्च 1888 ईस्वी को सभा की प्रथम बैठक अजमेर में हुई, जिसमें सभा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए। राजपूतों में होने वाले विवाह के खर्च को नियंत्रण करना, मृत्युभोज के खर्च को नियंत्रण करना,
बूंदी बूंदी के प्रतिनिधि के सुझाव पर लड़के लड़कियों के विवाह आयु का निर्धारण करना। जो बूंदी के प्रतिनिधियों के सुझाव पर लड़के लड़कियों के विवाह की आयु को निर्धारण करना, ये सब वाल्टर करते हितकारिणी सभा के उद्देश्य थे। तो इसका आंसर है, इसके तीनों ही आंसर हो गए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला है त्याग भूमि नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? त्याग भूमि नामक समाचार पत्र के संपादक हरिभाऊ उपाध्याय थे, हरिभाऊ उपाध्याय। तो इसके अभी हम देख लेते हैं। 1927 में हरिभाऊ उपाध्याय ने त्याग भूमि नामक 1927 में किया था। हरिभाऊ उपाध्याय ने त्याग भूमि नामक समाचार पत्र का संपादन 1927 में हरिभाऊ उपाध्याय ने त्याग भूमि नामक समाचार पत्र का संपादन किया 1927 में। त्याग भूमि में गांधी जी के विचारों का प्रतिपादन होता था। जो त्याग भूमि समाचार पत्र था उसमें गांधी जी के विचारों का प्रतिपादन होता था। 1927 में इसका संपादन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। असहयोग आंदोलन के दौरान अजमेर में हुए विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का नेतृत्व करता था पंडित गौरीशंकर। जो असहयोग आंदोलन के दौरान अजमेर में हुए विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का नेतृत्व करता पंडित गौरीशंकर था। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। तो इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। 1921 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया। 1921 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसका समस्त भारत पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा। पंडित गौरीशंकर ने अजमेर में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए अगुवाई की थी। 1921 में था असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी ने चलाया था। उसमें ही यह पंडित गौरीशंकर ने अजमेर विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए अगुवाई की थी। तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का पंडित गौरीशंकर आएगा आंसर। अगला है, निम्न में से मारवाड़ सेवा संघ से संबंधित नहीं है। और इसमें 4 ऑप्शन है, उनमें से कौन सा मारवाड़ सेवा संघ से संबंधित नहीं है? तो बाल किशन पोदार है, वो मारवाड़ सेवा संघ से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों हैं। तो इसमें थोड़ा की व्याख्या देख लीजिए। मारवाड़ सेवा संघ 1920 में मारवाड़ सेवा संघ के नाम से जोधपुर की पहली राजनीतिक संस्था की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष दुर्गा शंकर और मंत्री प्रागराज भंडारी थे। यह संस्था राजस्थान सेवा संघ से संबंधित थी। जयनारायण व्यास, कानमल, भंवरलाल सराफ, गिरधरलाल जैसलमेरिया, प्रागराज भंडारी आदि इनके सक्रिय कार्यकर्ता थे। नोट बीकानेर निवासी बाल कृष्ण पोदार अखिल भारतीय देशी राजलोक परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष थे। जो यहाँ पे जो ऑप्शन था जो नहीं है वो थे बीकानेर निवासी बाल कृष्ण पोदार अखिल भारतीय देशी राजलोक परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे। अगला है प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब व किसने की? तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 ईस्वी में अमृतलाल पायक ने की थी। अमृतलाल पायक ने। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। 17 देख लिए। अब देख लेते हैं जयपुर प्रजामंडल 1931 में जमनालाल बजाज व कर्पूर चंद पाटनी ने की थी। बूंदी की 1931 में कांतिलाल ने की थी। हाड़ौती की 1934 में पंडित नानूराम शर्मा ने की थी। मारवाड़ की 1934 में जयनारायण व्यास ने की थी। सिरोही बम्बई की 1934 में वर्दी शंकर त्रिवेदी ने की थी। सिरोही 1939 में गोकुल भाई भट्ट ने। बीकानेर की 1936 में माघाराम वैद ने। धौलपुर की 1936 में जवाला प्रसाद जिज्ञासु ने की थी। मेवाड़ की 1938 में माणिकलाल वर्मा ने। अलवर की 1938 में हरिनारायण शर्मा ने की थी। भरतपुर की 1938 में किशनलाल जोशी ने। शाहपुरा की 1938 में रमेश चंद्र ओझा। करौली की 1938 में त्रिलोक चंद माथुर। कोटा की 1939 में पंडित नैनूराम शर्मा ने। किशनगढ़ की 1939 में कांतिलाल
चौथानी ने की थी। और कुशलगढ़ की 1942 में भंवरलाल निगम ने की थी। डूंगरपुर की 1944 में भोगीलाल पांड्या, जैसलमेर की 1945 में मीठालाल व्यास और बांसवाड़ा की 1945 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। और प्रतापगढ़ की क्वेश्चन में पूछी है तो प्रतापगढ़ की 1945 में अमृतलाल पायक ने की थी। और झालावाड़ की 1946 में मांगीलाल भवी ने की थी। तो इसका आंसर था वो कहाँ गया इसका आंसर, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब किसने की थी, 1945 में अमृतलाल पायक ने की थी। अगला है 18वां क्वेश्चन, कोटा प्रजामंडल का द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ। जो कोटा प्रजामंडल का द्वितीय अधिवेशन पूछा है कहाँ हुआ, तो कोटा प्रजामंडल का द्वितीय अधिवेशन रामतलाई कोटा में हुआ है। रामतलाई में हुआ है, रामतलाई कोटा में। तो कोटा प्रजामंडल का द्वितीय अधिवेशन रामतलाई कोटा में। तो इसका आंसर होगा 1। तो इसकी 18 की व्याख्या देख लेते हैं। कोटा प्रजामंडल स्थापना 1939 ईस्वी में स्थल मांगरोल 12। संस्थापक है पंडित अभिनहरी व पंडित नैनूराम। ठीक है। प्रथम अधिवेशन का आयोजन हुआ 1939 ईस्वी में, स्थल है मांगरोल 12। अध्यक्षता पंडित नैनूराम ने और स्वागताध्यक्ष मोतीलाल। द्वितीय अधिवेशन का आयोजन 1939 ईस्वी में, स्थल रामतलाई कोटा। अध्यक्ष पंडित अभिनहरी और अतिथि है विजय सिंह पथिक। जो इसका अतिथि है विजय सिंह पथिक था। 18 हो गया। 19 देखिए। रंगलाल अग्रवाल, रामचंद्र सक्सेना, भंवरलाल शर्मा, मोतीलाल आदि का संबंध किस लोक परिषद से था, तो बूंदी राज लोक परिषद से। रंगलाल अग्रवाल, रामचंद्र सक्सेना, भंवरलाल शर्मा, मोतीलाल आदि का संबंध बूंदी राज लोक परिषद से है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। 19 की व्याख्या देख लीजिए। 19 की व्याख्या 1944 में जेल से रिहा होने पर ऋषि दत्त मेहता ने बूंदी राज लोक परिषद का गठन किया तथा हरिमोहन माथुर को अध्यक्ष व बड़सुंदर शर्मा को इसका मंत्री बनाया गया। रंगलाल अग्रवाल, रामचंद्र सक्सेना, भंवरलाल शर्मा, मोतीलाल आदि बूंदी राज लोक परिषद के कार्यकर्ता थे। अगला क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है। निश्चित कूट भाषा में ये एक शब्द दिया है, को ये बताया गया है, ई को ये बताया गया है। मैथमेटिक्स का पूछा है इन्होंने। ग्रामीणेशन को इसमें ये बताया है। ठीक है। तो अभी हम इसका देख लेते हैं 20 का। देखिए इसमें GERMINATION ये इंग्लिश का शब्द है। इसमें क्या किया है, जी है। अब इसमें देखिए एन और एन, ये वर्ड इससे बना है तो एन का एन बन गया। ठीक है। तो इस साइड इनको डिवाइड कर दिया तो आई है इसका, वो इसके फर्स्ट पे आ गया, जी है इसके थर्ड पे आ गया। ठीक है। और आई के बाद, आई से पहले एम है, ये इसके बाद आ गया, फिर जी फर्स्ट आ गया, फिर ई है वो लास्ट में चला गया और आर ऐसे चला गया। ठीक है। और उसके बाद एन के नीचे एन आ गया, ए चला गया, फर्स्ट है वो थर्ड पे गया और वही पीछे वाला फर्स्ट पे आ गया, उसके बाद ये आ गया और ये टी एफ लास्ट में आई ए चला गया। इसी प्रकार इन्होंने बनाया। तो इसी प्रकार हमको ये मैथमेटिक्स है, इसी को इस प्रकार बनाया। तो इसमें जी दो थर्ड पे गया तो एम थर्ड पे जाएगा, चला गया। देखिए एम थर्ड पे चला गया। ठीक है। ए है, इसमें ई है वो, अब देखो एम की जगह एम आ गया, डिवाइड हो गए, ये 5 वर्ड इधर गए, 5 वर्ड इधर गए और ये बीच का एम की जगह एम आ गया। एम जी थर्ड पे गया तो एम भी थर्ड पे गया। देखिए ई लास्ट का था तो ई फर्स्ट में आ गया। ठीक है। और ए है वो लास्ट में गया, इसमें ई लास्ट में गया तो ए लास्ट में गया। ठीक है। और एच इसका ई से पहले था तो एच यहाँ आ गया।
तो टी इसके बाद चलेगा, तो ये वर्ड बन गया। इसी प्रकार जैसे इस फर्स्ट वाले में किया तो ए गया थर्ड पे, एस गया फर्स्ट पे, और एस के पहले सी था आ गया सेकंड पे, टी गया लास्ट में और आई गया इससे। तो इसी प्रकार ये वर्ड बना। तो इसका आंसर होगा, देखो इसका आंसर होगा मैथमेटिक्स का। तो एम कितने नंबर पे जाएगा? थर्ड पे। तो एम थर्ड पे आ गया, ठीक है, एम थर्ड पे गया। और ई फर्स्ट पे आ गया, फिर ई के पहले एच सेकंड पे आ गया, ठीक है। तो ये देख लो ई एच एम, तो पहला ऑप्शन तो हट गया, फिर सेकंड में ई एच एम है और ई एच एम फोर्थ में भी, पहला तो हमारा हट गया। अब इन तीनों में ई एच एम है। तो अब देखिए और टी इसका टी है वो लास्ट में जाएगा, तो एम के बाद टी, हाँ ए लास्ट में जाएगा, तो एम के बाद ए है, इसमें भी ए है, ठीक है। फिर इसके बाद एम से पहले ई सेकंड पे आएगा, ई आ गया, फिर एस इस पे आ गया, टी इससे पहले आएगा, टी इससे पहले है, तो टी भी इससे पहले है। अभी इसी प्रकार अब एम के बाद वाला सीक्वेंस देखेंगे। एस थर्ड पे जाएगा, एस आ गया फर्स्ट में और ए जाएगा थर्ड पे, ए। तो देखिए इसमें ए है वो इसी में थर्ड पे देगी, ये वाला, ये देखिए ए है ना, ये देखिए ए देखो ये इसी में ही है, बाकी औरों में नहीं है। देखिए यहाँ टी आ गया, यहाँ आई आ गया, ये तो पहले मैंने काट दिया। तो ऑप्शन नंबर 23 का आंसर होगा। देख लिया। इसको कौन से क्वेश्चन पे थे? बीस अपना क्वेश्चन होगा। 21 देखिए, एक कूट भाषा में मुरली को ये लिखा गया है, ठीक है, और इस किया जाता है तो श्याम को ये लिखा गया, किया जाता है तो समान कूट में इसको क्या लिखा जाएगा? तो अब इसकी देखिए व्याख्या। अब देखिए एम है वो 13 नंबर पे आता है, यू 21 पे आता है, आर 18 पे आता है, एल 12 पे आता है और आई 9 पे आता है। तो एक फिर इनको 13 को किस प्रकार डिवाइड किया है? एक नंबर पे ए आता है, 3 नंबर पे सी आता है, तो ए सी लिख दिया इसको। 2 पे बी आता है, 1 पे आता है तो बी ए लिख दिया। 18 पे 1 पे आता है, 8 पे एच आता है, ये लिख दिया। 1 पे ए, 2 पे बी, आई 9 पे, तो इस प्रकार इसको लिखा है। तो अब ये पूछा है यू एन आई क्यू यू ई को क्या लिखा जाएगा? तो यू 21 पे आता है तो बी 2 पे बी 1 पे ए, तो ये लिखा है इसको। एन कितने 14 पे आता है तो ए डी लिखा है इसको। आई 9 पे आता है तो 9 की जगह आई जाएगा, ठीक है। और क्यू 17 पे आता है तो एक की जगह ए और 7 की जगह जी आएगा। और यू 21 पे है तो बी ए आ गया, और ई 5 पे आता है तो ई आ गया। तो इसी प्रकार इसको ए बी ए डी आई ए जी बी ए ई लिखा जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। देखिए इसका ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से असंगत को चुनिए। अब इन्होंने बोला है कि असंगत को चुनना है, तो असंगत को चुनना है तो इसका असंगत 1 नंबर है, तो मैं आपको दिखा देता हूं इसकी व्याख्या। अब देखिए वी डब्ल्यू, इसमें एक जोड़ने वी डब्ल्यू आया,
एस टी, तो वी में एक जोड़ा डब्ल्यू आ गया, एस में एक जोड़ा टी आ गया, एम में एक जोड़ा एन आ गया, ए में एक जोड़ा बी आ गया। ठीक है, इसी प्रकार इसी प्रकार इसमें देखो एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई, एक्स में माइनस किया। ठीक है, वाई इसमें दो जोड़ा डब्लू। अब सब में देखो वी डब्लू वी यू टी। ठीक है, तो इसमें प्लस एक, इसमें भी एन ओ पी, एन में एक जोड़ा तो ओ आ गया, ओ में एक जोड़ा पी आ गया, बी में एक जोड़ा सी आ गया, सी में एक जोड़ा डी आ गया, टी में एक जोड़ा यू आ गया, यू वी एक जोड़ा यू आ गया। तो सब में एक एक जुड़ा, इसमें एक माइनस हुआ और दो प्लस हुआ, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 असंगत है। 22 हो गया अपना। 23वां क्वेश्चन देखिए, नाउ और नेवर को एक्स ई एन जेड ए बी योग नेवर से दैट को ये लिखा यू एल ए एक्स ई एन वाक नाउ से दिस यू एल ए जे ए बी टेल, ये कोडिंग वर्ड में लिखा हुआ है। तो दिस और दैट को क्या लिखा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है, योग वाक टेल। तो हम देख लेते इसकी व्याख्या। देखिए, नाउ और नेवर को एक्स जब योग लिखा गया तो यहाँ पे देखिए नेवर को ये एक्शन लिखा जाता है, से को ये लिखा जाता है यू एल ए, नाउ को जेड ए बी लिखा जाता है, और को योग लिखा जाता है, दैट को वाक लिखा जाता है, दिस को टेल। तो इसी प्रकार दिस को क्या लिखेंगे? टेल लिखेंगे, और को क्या लिखेंगे? वाई ओ जी लिखेंगे, और दैट को लिखेंगे वी ए के वैक, ये लिखेंगे। देखो, दिस और दैट टेल योग वाक ये लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, किसी निश्चित कूट भाषा को वाटर को 42 और रेस्ट को 12 और उस भाषा को ये अर्थ को कैसे लिखा जाएगा? यानी कि उनको कोडिंग वर्ड दिया गया, वाटर को 42 लिखा जाता है, रेस्ट को 12, तो अर्थ को क्या लिखा जाएगा? इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, वाटर डब्ल्यू आता है 23 पे, ए आता है 1 पे, टी आता है 20 पे, ई आता है 5 पे और आर आता है 18 पे। इनका टोटल कितना गया? 67 गया। तो 67 गया, तो अब 67 को गुणा करते हैं 7 से 42, तो 42 है, इसलिए वाटर को 42 लिखा गया। ठीक है, और अब आई अर्थ को क्या लिखा जाएगा? ई कितने पे आएगा? 5 पे, ए आएगा 1 पे, आर आएगा 18 पे, टी आएगा 20 पे, एच आएगा 8 पे। इनका टोटल किया 52 को 2 से गुणा करेंगे, तो 52 को 5 और 2 से गुणा करेंगे 10। तो इसी प्रकार इसका अर्थ का आएगा 10, क्योंकि इनका टोटल 52 आया इनका, तो 5 गुणा 2 करेंगे 10, तो इसका आंसर आएगा 4। अगला क्वेश्चन देखिए, विभिन्न समुच्चय को ज्ञात करो। अब इसमें 5, 9 और विभिन्न समुच्चय को ज्ञात करो। ठीक है, तो इसमें है 5, 9 और इसमें समुच्चय बताना है कि कौन सा समुच्चय सेट हो रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 का है वो 5, 9 और 99 ये है वो मैच हो रहे हैं। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विभिन्न समुच्चयों को ज्ञात करो, है ना, ये पूछा है इन्होंने। तो देखिए विभिन्न समुच्चयों को, अब देखिए 5, 9 और 99। ठीक है, ये बोला है इन्होंने। तो ये देखिए भाई साहब 9 है इसमें। देखिए, तो 5 इसमें क्या किया है? 5 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, इनको जैसे 5 का स्क्वायर 25, 9 का 81, इनको जोड़ते हैं तो 106 आता है, और 99 के बराबर नहीं है। ठीक है, 99 के बराबर नहीं है। फिर 3 का स्क्वायर किया, 9 का स्क्वायर किया, 9 और 81 90, तो 90 के बराबर है। तो ये सम्मिलित है। 7 का स्क्वायर किया और 8 का स्क्वायर किया, तो ये आ गया 64।
ठीक है, इसमें ये है त्रुटि है इसमें, या 8 ही है। फिर 6 का किया, फिर 8 का किया, 36 64 100, ये तो सभी देखो 100 के बराबर 100 आ गया, 13 के बराबर और 13 आ गया। ठीक है, तो इसी के प्रकार इन 90 के बराबर नंबर पर ये 106 और 99 के बराबर नहीं है, तो इसलिए असंगत नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका ये आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से बेमेल पहचानिए। नोबेल पुरस्कार, मैग्सेसे पुरस्कार, कॉमनवेल्थ राइट्स पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार ये सभी पुरस्कार हैं, इनमें से बेमेल कौन सा है, तो अभी हम आपको दिखाते हैं 26 की। यहाँ बाकी तीनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार हैं, जो तीनों है ना वो सभी अंतर्राष्ट्रीय हैं, और बाकी जबकि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय स्तर का है। तो ये सभी है ना ऊपर के, नोबेल, मैग्सेसे पुरस्कार, कॉमनवेल्थ, ये सब अंतर्राष्ट्रीय हैं, पर भारतीय जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये भारतीय स्तर का पुरस्कार, इसलिए भिन्न है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। एक थैली में 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोट हैं। यदि उनकी संख्याओं का अनुपात 8, 20, 45 हो तो 50 रुपये के नोटों की क्या संख्या कितनी है, जबकि उस थैले में कुल 1,12,500 रुपये हैं। कि एक थैला उसमें 1,12,500 है, उसमें 100 रुपये भी हैं, 50 रुपये, 10 रुपये भी हैं, इन सब का मिश्रण है। तो उसमें पूछा है कि 50 रुपये के नोट की संख्या बतानी है, तो इसका आंसर होगा 1000। हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं, एक बार देखिए। 27वां क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ पे इसको करके देखा है। 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये। ठीक है, इनका अनुपात था 8:20:45। ठीक है, तो अभी इनको हम रुपए में चेंज करने के लिए तो इसको गुणा कर दिया 100 को 8 से तो 800 हो गया, 50 को कर दिया 20 से तो 1000 हो गया, और इसको 10 को 45 कर दिया 450 हो गया। इनका टोटल का योग करेंगे तो 2250 आ जाएगा। तो इसमें पूछा है 5 रुपए के नोटों की संख्या, तो नहीं सॉरी 50 रुपए के नोटों की संख्या पूछा है, तो 1,00,000